नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में कुछ और डिटेल से बताते हैं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे आपको आज। इज़राइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध में दोनों पक्षों से 1100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बीते शनिवार को हमास के हमले के बाद इज़राइल ने भी युद्ध की घोषणा की है। इज़राइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने की घोषणा की है, जबकि हमास ने दशकों पहले दुनिया के नक्शे से इज़राइल का नामो-निशान मिटा देने की कसम खा रखी है। संघर्ष में एक तरफ इज़राइल की सेना है, दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास, जो फ़िलिस्तीनी के पक्ष में है। इस संघर्ष को लेकर दुनिया में देश अलग-अलग गुटों में बँट गए हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। ओटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फ़िलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे, जबकि अरब बहुसंख्यक थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फ़िलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। ब्रिटिश शासन ने बाल्फोर घोषणा, जिसे हम बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया। इसमें कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहाँ मौजूद गैर यहूदी समुदाय के नागरिकों और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों का उत्पीड़न हुआ और उन पे बहुत अत्याचार भी हुए। ये तो हम सभी जानते हैं कि जर्मनी ने, नाज़ियों ने यहूदियों पे कितना अत्याचार किया था और उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल के कितने यहूदियों को बुरी तरीके से, बेरहमी से मारा था। फ़िलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। ये दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए फ़िलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा था। फ़िलिस्तीन में जैसे-जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फ़िलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए 2 अलग-अलग राष्ट्र में बाँटने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसको ये स्वीकार नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो पहले से ही वहाँ पे दबदबा था, तो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो वहाँ पे अपनी ज़मीन यहूदियों को दें। ब्रिटिश शासन दोनों के सभी संघर्ष खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इज़राइल की स्थापना की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने तत्कालीन फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का जो प्रस्ताव पारित किया, उसे अरब नेताओं ने खारिज कर दिया था। 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की और इस तरह इज़राइल अस्तित्व में आया। इस इज़राइल का हिस्ट्री मोस्टली लोगों को पता है, और बट इसमें थोड़ा-सा अलग ये है कि इसी साल कई अरब देशों ने इज़राइल पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में फ़िलिस्तीनी लड़ाकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े। इज़राइली सुरक्षा बलों ने 7.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध अगले साल शांत हुआ। 1 साल तक ये युद्ध चला और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आवंटित क्षेत्र का ज़्यादातर हिस्सा फ़िलिस्तीनियों ने गंवा दिया। इस लड़ाई में इज़राइल ने फ़िलिस्तीनियों की बहुत ज़्यादा ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली थी। इज़राइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि फ़िलिस्तीनियों ने इसे द कैटास्ट्रोफ या अल-नक्बा, तबाही कहा। इसका मतलब तबाही। 1948 की जंग में फ़िलिस्तीन का काफ़ी सारा हिस्सा इज़राइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मिस्टाइस लाइन खींची गई, जिसमें फ़िलिस्तीन के 2 क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाज़ा। गाज़ा को गाज़ा पट्टी भी कहा जाता है और यहाँ करीब 20 लाख फ़िलिस्तीनी रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है
वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में स्थित है, जहां करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर मुस्लिम अरब हैं। वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्र स्थल हैं, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। यरूशलेम विवादित क्षेत्रों के केंद्र में है, जिसको लेकर दोनों देशों में के बीच में हमेशा ठनी रहती है, तनाव रहता है। इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं। यहाँ की अल-अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहम और पवित्र है। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेम्पल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए अल हराम अल शरीफ है, जिसको ये अल-अक्सा मस्जिद भी कहते हैं। यहाँ मौजूद डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल कहा गया है, लेकिन इससे पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही अपना मानते हैं। इस परिसर का मैनेजमेंट जॉर्डन का वक्फ करता है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर इजराइल का अधिकार है। अल-अक्सा मस्जिद परिसर को लंबे समय तक से दोनों के बीच विवाद होता आ रहा है। 2 साल पहले 2021 में 11 दिनों तक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें कई जानें गई थी। 2021 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भयंकर 11 दिन की लड़ाई चली थी, जिसमें इजराइल ने जीत हासिल की थी और काफ़ी लोग मारे गए थे इस पे। यहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों को यहाँ केवल एंट्री मिलती है, लेकिन इबादत करने पर पाबंदी लगी है। पिछले दिनों यहूदी फजल उत्सव सुक्कोट के दौरान यहूदियों और इजरायली कार्यकर्ताओं ने यहाँ का दौरा किया था, तो हमास ने इसकी निंदा की थी। हमास का आरोप था कि यहूदियों ने यथास्थित समझौते का उल्लंघन कर यहाँ प्रार्थना की है। 1970 के दशक में फिलिस्तीन ने अपने हक के लिए आवाज़ें उठानी शुरू की। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतह जैसे संगठनों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम PLO भी जानते हैं, बनाकर इसका नेतृत्व किया। इजराइल पर हमले भी किए। करीब 2 दशक तक रह रहकर लड़ाई चलती रही। 1993 में PLO और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। इस बीच 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास यानी हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया का उभार हुआ। इसकी स्थापना की शेख अहमद यासीन ने, जो 12 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर रहा। 1 साल बाद हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया, जिसमें इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना की कसम खाई। इजराइल और फतह के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते की हमास ने निंदा की। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, जिसे ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी स्वीकृति दी। 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरे इंतिफादा विद्रोह के दौरान हमास का आंदोलन हिंसक होता चला गया। 2005 में गाजा पट्टी पर इजराइल के अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने उस पर कब्जा कर लिया। 15 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो के माध्यम से संचालित होने वाले हमास के मुखिया अभी इस्माइल हनीये हैं। बताया जाता है कि वे कतर की राजधानी दोहा से इसकी कमान संभालते हैं। दोहा से ये ऑपरेट करते हैं। इसका मास्टरमाइंड, जो अभी हमला हुआ है, इसका मास्टरमाइंड भी इन्हीं को माना जा रहा है। इसके मिलिट्री विंग की कमान मारवान ईसा और मोहम्मद दईफ के पास है। जो फंडिंग की बात करें तो ईरान इस वक्त हमास का सबसे बड़ा मददगार है, जिस पर हर साल करीब $100 मिलियन की मदद करने के आरोप लगते हैं। ताज़ा संघर्ष के लिए ईरान पर हमास को उकसाने के आरोप लग रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हुई कई बैठकों के बाद हमास ने इजराइल पर हमला किया। ये जो हमला हुआ है, इससे बहुत सारी बैठकें पिछले 2 सालों में हुई हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बैठकें हो रही थी और
तब जाके बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ इन्होंने इस पे हमला किया इसराइल पे। इसराइल को ख़त्म कर हमास नया फ़िलिस्तीन बनाना चाहता है। ये पूरी लड़ाई इस्लामिक स्टेट बनाने की है, जो कि हमास फ़िलिस्तीन का पूरा राज चाहता है। उस एरिया में इसराइल को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है। वो पूरे इलाके को फ़िलिस्तीन घोषित कर यहाँ इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। दूसरी ओर इसराइल ने हमले के बाद हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। संयुक्त सशस्त्र सेना इसराइल रक्षा बल (IDF) के जवान जवाबी कार्रवाई में लगे हुए हैं। फिलिस्तीन इसराइल चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़े युद्ध में केवल एक ही विजेता होगा। ये ना तो इसराइल होगा और ना ही हमास पर। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इसराइल पर अचानक हुए हमले में ईरान का हाथ हो सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है और ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें ईरान का भी हाथ है। ईरान के नेताओं ने हमले पर प्रेस किया है, प्रोत्साहन और समर्थन के साथ प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उनका दावा है कि हालिया जंग के पीछे ईरान और वो अपने मंसूबों में कामयाब होता दिख रहा है। डेनवर यूनिवर्सिटी के कोरवेल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में रिसर्च एरोन पिलिंगटन ने अपने आर्टिकल में लिखा है, मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा के एक विशेषज्ञ के रूप में मेरा मानना है कि दोनों पक्षों के हजारों लोग पीड़ित होंगे, लेकिन जब धुआं शांत हो जाएगा तो ये केवल एक ही देश के हित पूरे होंगे और वो देश है ईरान। युद्ध के कम से कम 3 संभावित परिणाम हैं और सभी ईरान के पक्ष में हैं। पहला, इजराइल की कठोर प्रतिक्रिया, सऊदी अरब और अन्य देशों को अमेरिका का समर्थन। दूसरा, अगर इजराइल खतरे को खत्म करने के लिए गाजा में आगे बढ़ना जरूरी समझता है, तो इससे पूर्वी यरूशलेम या वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क सकता है, जिससे इजराइल में अस्थिरता बढ़ेगी। और आखिरी संभावना ये है कि इजराइल अपने उद्देश्यों को कम ताकत के साथ ही हासिल कर सकता है। वो तनाव बढ़ने की संभावना को कम कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। इस सारे मैटर में जो पूरी दुनिया है वो 2 पक्षों में बँट गई है। ईरान और यमन ने हमास के हमले को खुले तौर पर समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि इजराइल को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, ब्राज़ील और चीन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका और रूस तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। वहीं तुर्की ने भी दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। फिलहाल यहाँ अभी युद्ध शांत होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि गाज़ा पे इजराइल का हमला दिन पर दिन तेज़ होता जा रहा है और जब तक वो पूरी तरीके से जीत हासिल नहीं कर लेगा, तब तक वो इस हमले को रोकेगा भी नहीं। और ये लड़ाई जो है मे भी बहुत तो नहीं, बट हाँ लंबी चल सकती है। लेकिन देखते हैं ये कब तक चलेगी और किसकी इसमें जीत होती है। बट इसमें जीत इजराइल के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इजराइल अभी तक कोई भी लड़ाई नहीं हारा है, चाहे वो उसकी पहली लड़ाई हो 7 अरब देशों के साथ या वो बाकियों की लड़ाइयों में वो हमेशा जीता ही है। तो देखते हैं कि कौन आगे की स्थिति क्या होती है।